हेलो बच्चों। आज हम पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है संकरण। अब संकरण को समझने से पहले कुछ बातों को समझते हैं। जैसे आपने इससे पहले देखा होगा, जब हम बॉन्डिंग की बात कर रहे थे तो बॉन्डिंग में आपको हमने ये बताया कि बॉन्डिंग में अक्सर वही कक्षक भाग लेते हैं जो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, मतलब जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं। मतलब ऐसे कक्षक जिन कक्षकों में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही कक्षक क्या करते हैं, बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, है ना। और वही कक्षक क्या करते हैं, बॉन्डिंग में भाग लेते हैं तो दूसरे दूसरे परमाणु के ऐसे ही अर्धपूरित कक्षक से शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। और ऐसे कक्षक में फिर क्या हो जाता है, वो भर जाता है, इलेक्ट्रॉन भर जाता है ना, और वो कक्षक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल देख समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं। आपने बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल देखा होगा, आज तक आपने मैथेन को देखा होगा। मैथेन अक्सर हम बनाते हैं ना, मैथेन को आपने देखा होगा, हम इस तरीके से लिख देते हैं CH4। ठीक है, और ऐसी हम संरचना बना लेते हैं उसकी, चार इसके हम बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक। अब आप ये देखेंगे अभी, और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बन जो होता है वो उसके 6 होता है, कार्बन 6। ठीक। इसके इलेक्ट्रॉनों को यदि आप बांटेंगे तो ये क्या हो गए, 2 and 4। ठीक है ना, 2 and 4 हो गए। और इसको अगर आप और बांटेंगे अंदर तो ये क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p2 हो गया। ठीक है। अब आप इसको कक्षकों के अंदर में बांटते हैं। हम जो कक्षकों को समझते हैं ना, कैसे समझते हैं, हम बॉक्स में बना के देखते हैं। ये हमने बॉन्ड बना दिया, कक्षकों को बना दिया। ये है पी के कितने होते हैं, 3 होते हैं, PX PY PZ। ठीक। तो यहां पर कितने, 2 है। अब यहां पर आपने देखा होगा, हमने पहले हुंस का रूल भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो हुंस के रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे लगा देंगे। ठीक। अब यहां पर आप देख रहे हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा कि अरे यहां पर तो हम देख रहे हैं कि भाई पी के मतलब कार्बन में तो केवल हमारे 2 ही कक्षक क्या हैं, अर्धपूरित हैं। समझ रहे हैं आप, कार्बन के क्या दिख रहे हैं आपको, अगर आप अंदर से देख रहे हैं तो कार्बन के तो 2 ही कक्षक अर्धपूरित हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन के केवल यही जो 2 कक्षक हैं, PX या PY, तो यही बॉन्डिंग में भाग लेने चाहिए। समझ रहे हैं आप, अगर यही बॉन्डिंग में भाग लेंगे तो फिर कार्बन कैसे यौगिक बनाएगा। कार्बन अगर यही 2 भाग लेंगे तो कार्बन हमेशा क्या करेगा, फिर 2 ही तो बनाएगा, 2 ही हाइड्रोजन बनाएगा, है ना। या अगर CCl4 बनाना है तो वो CCl4 भी नहीं बना सकता, फिर क्या बनाएगा, CCl2 बनाएगा। समझ रहे हैं आप, मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हमने ऐसा पढ़ा है आज तक कि कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु के बॉन्ड बनाने में जो कक्षक भाग लेते हैं वो कौन से वाले होते हैं, यही वाले तो होते हैं, खाली अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है ना। अब कार्बन में हम देख रहे हैं कितने कक्षक खाली हैं, केवल 2 ही हैं। ठीक। तो कार्बन हमेशा क्या बनाना चाहिए, कार्बन को हमेशा CH2 या CCl2 या CBr2 इस टाइप के यौगिक बनाने चाहिए। लेकिन आपने कभी ऐसे यौगिक तो देखे ही नहीं होंगे, आपने कभी ऐसे यौगिक नहीं देखे होंगे कार्बन के। आपने कार्बन का कौन सा यौगिक पढ़ा है, ये वाला पढ़ा हुआ है भाई, CH4। तो ये CH4 कैसे बना होगा फिर, जब कार्बन के पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं 2 के अलावा, तो ये बना कैसे। ठीक। समझ में आई बात। अब हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे बना होगा ये कार्बन, CH4 कैसे बना होगा। यहीं पर जो ये नया कॉन्सेप्ट आता है, इसी को हम कहते हैं संकरण। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जब CH4 बनता है कार्बन में, तो उस समय क्या होता है, ये जो कार्बन का ये S का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो S का इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके कहां चला जाता है, यहां चला जाता है। कहने का मतलब है, ये तो हम इसकी लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। जब ये बॉन्ड बनाने की स्थिति में जाता है ना, ये वाला जब बॉन्ड बनाने की स्थिति में जाएगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा, इसको आप फिर से समझें। जब बॉन्ड बनाने की स्थिति में जाएगा कार्बन, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पर भी एक रहेगा, यहां पर भी एक रहेगा, यहां पर भी। अब आप देख रहे हैं कितने खाली हो गए,
अब कार्बन के पास में 4 क्या हो गए, अर्धपूरित कक्षक हो गए। ठीक है, इसकी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं या इसको उत्तेजित अवस्था कहते हैं कार्बन की। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हुआ, कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन था, एस जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन था, वो कहां चला गया, पी में चला गया। और ऐसा करने से कार्बन के पास कितने कक्षक खाली हो गए, कितने अर्धपूरित हो गए, 4 हो गए। अब 4 हो गए तो इन चारों में क्या लग जाएगा, फिर अगर हम 4 हाइड्रोजन लगा रहे हैं, एक यहां लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा और एक, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा हमारा, CH4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है ना, संकरण कहते हैं। ठीक, और इसमें जितने कक्षक भाग ले रहे हैं, अब कौन कौन से ले रहे हैं, देखो ये कौन सा था, ये था S, ये कौन सा था, P था ना, तो ये एक तो ये हो गया S कक्षक, ये P के कितने हो गए, ये PX हो गया, PY हो गया, PZ हो गया, यानी P के 3 हो गए, एक S हो गया, तो P के कितने हो गए, 3 हो गए, sp3, तो इसको क्या कहेंगे हम, sp3 संकरण कहेंगे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। समझ में आया आपको कैसे क्या होता है। अब इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे कि संकरण क्या कॉन्सेप्ट है, कि जब ये लगभग समान ऊर्जा के हैं, इनके ऊर्जा में बहुत डिफरेंस नहीं है, एस जो कक्षक है हमारा, पी जो कक्षक है, इन कक्षकों की ऊर्जा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। तो क्या होता है कि लगभग ये जो समान ऊर्जा के कक्षक हैं, ये आपस में एनर्जी का क्या करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है ना, इनमें ऊर्जा का क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये लगभग थोड़ा सा अंतर होता है ऊर्जा में, तो ये सब मिलकर के क्या बना देते हैं, समान प्रकार के खाली कक्षक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, कार्बन यहां पर क्या करेगा, अब उसने 4 जो है वो समान, लगभग समान ऊर्जा के क्या कर दिए, 4, अब इसमें एक का है, एक एस है, 3 पी कक्षक है, इनकी ऊर्जा लगभग क्या हो गई, अब समान। तो समान ऊर्जा के जहां पर कक्षक उपलब्ध कराते हैं, और उपलब्ध कराने के बाद उसमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जितने कक्षक भाग लेते हैं, जितने भी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, उसी के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, उसी प्रकार का संकरण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, अगर एक एस कक्षक और एक पी कक्षक भाग लेगा तो हम उसको कहेंगे sp संकरण। एक एस कक्षक 2 पी कक्षक भाग लेंगे तो उसको कहेंगे sp2 संकरण। एक एस कक्षक 3 पी कक्षक, जैसे इसमें 3 पी कक्षक है, तो उसको कहते हैं sp3 संकरण। ठीक, उसके बाद sp3 के साथ में अगर डी कक्षक भी भाग लेगा तो उसको कहेंगे sp3d संकरण। एक एस कक्षक 3 पी और 2 डी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, sp3d2 संकरण। इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे, sp3d3 संकरण। ठीक है ना, तो इतने प्रकार का संकरण इसमें, जैसे जैसे कक्षक इसमें भाग लेते रहेंगे, उसी प्रकार के अणु का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी अणु की संरचना को समझने के लिए, किसी भी अणु की संरचना या अणु के बनने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम समझते हैं कि अणु कैसे बनता है, वो कॉन्सेप्ट होता है संकरण। अब आज तक आपने देखा होगा कि हम बनाने को तो बनाते हैं, है ना, बनाने को हमने CH4 बना दिया, लेकिन ये CH4 कैसे बना होगा, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे बना होगा, है ना, क्योंकि आज तक नहीं तो क्या है, ये कक्षक तो भाग लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो भरा हुआ कक्षक है, भरा हुआ कक्षक कैसे भाग लेगा, तो इसके पास 2 ही खाली कक्षक थे कार्बन के पास में। ठीक, तो 2 कक्षकों के खाली होने से केवल CH2 प्रकार का अणु बनना चाहिए था कार्बन के द्वारा, लेकिन बनता कैसे है, CH4 बनता है। तो CH4 कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, और यही तरीका या ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार के संकरण को कहते हैं हम sp3। ठीक, अब हम आगे जो है एक एक करके ये जितने प्रकार के संकरण हैं, उन सबको एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक हो गया। अब देखो, पहले प्रकार का जो संकरण है, जिसको हम कहते हैं sp संकरण। sp संकरण मतलब हुआ जिसमें क्या होगा, एक होगा
एस कक्षक, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा पी कक्षक, जहां पर भाग लेगा उसको हम कहते हैं sp संकरण, ठीक है। BeCl2 के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। BeCl2, BeCl2 आपने पहले भी पढ़ा है, हमने वेस्पर सिद्धांत में भी BeCl2 पढ़ा था ना, ठीक है। Ab2 प्रकार का अणु, और संरचना भी इसकी वैसी ही बनेगी, अगर आपको याद हो वेस्पर सिद्धांत में इसकी किस प्रकार की संरचना बनती है, वैसी यहाँ पर भी बनेगी। अब ये कैसे बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन से कैसे बनेगा देखते हैं। केंद्रीय परमाणु यहाँ पर भी बी है ना, तो बी का होता है कितना, बेरिलियम 4 होता है, 2 और 2 हो गया, ठीक। अब इसको लिखेंगे हम 1s2 2s2 बना लेंगे, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो, ठीक, ये क्या है, खाली है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब आपने इससे पहले कभी सोचा नहीं होगा जब हम BeCl2 बनाते हैं कि बेरिलियम में तो कोई खाली नहीं है, फिर ये बॉन्ड कैसे बना रहा होगा, सोचा इससे पहले कभी आपने? जब आपने वेस्पर सिद्धांत पढ़ा या इससे पहले भी आपने कभी अणु की संरचना बनाई होगी, तो आपने कभी इस बात को सोचा ही नहीं होगा कि अरे BeCl2 में तो ये दोनों तो भरे हुए हैं, तो फिर ये बॉन्ड कैसे बना रहा होगा, Cl2 कैसे जुड़ रहा होगा इसके साथ में, समझ रहे आप? तो आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक। अब इसमें 2 Cl जुड़ने हैं, है ना, तो जब हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, अब क्योंकि 2 Cl जुड़ने हैं तो बेरिलियम को 2 कक्षक जो है अपने खाली बनाने हैं, खाली का मतलब हुआ अर्धपूरित बनाने हैं, ठीक। तो यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एस का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा पी में, ठीक है, पी में चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 Cl2 को हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। जब ये BeCl2 बनेगा, BeCl2 बनने में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक Cl लग जाएगा और यहाँ पर दूसरा Cl लग जाएगा, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये कैसा संकरण हो गया, ये हमारा S कक्षक है, ये P है ना, 2s और 2p है, तो ये क्या हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा, ठीक है। अब आपने आज तक कई बार ये BeCl2 की संरचना बनाई होगी, लेकिन आपका कभी ध्यान इस बारे में गया नहीं होगा कि भाई BeCl2 का तो कक्षक भरा हुआ है, तो फिर ये बॉन्ड कैसे बना रहा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है, जिसको हम कहते हैं क्या, संकरण, ठीक। तो BeCl2 की संरचना को आप संकरण के द्वारा इस प्रकार से समझेंगे, और इसकी संरचना इसी प्रकार से बनेगी जैसे हमने वहां बनाई थी। ये Ba हम लगा देंगे, ये Cl लगा देंगे, इधर Cl लगा देंगे, और ये 180 डिग्री में हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं रेखीय संरचना। कैसी संरचना, रेखीय संरचना, जैसे हमने वेस्पर सिद्धांत में पढ़ी थी वैसी संरचना इसकी यहाँ पर भी बन जाती है, ठीक है। अब वहां पर हमने वेस्पर सिद्धांत में संकरण नहीं कहा था, अब यहाँ पर आप क्या कहोगे कि BeCl2 में कैसा संकरण होता है, sp संकरण होता है, ठीक है। अंतर क्या रहा, वेस्पर सिद्धांत से जब आप इसको पढ़ोगे तो वेस्पर सिद्धांत के अनुसार पर क्या है, ये Ab2 प्रकार का अणु है, ठीक है ना, Ab2 प्रकार का अणु है, इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है, और इसमें बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर हमने संकरण की बात नहीं करी थी। अब यहाँ पर आप अगर इसकी संरचना को बताएंगे तो ये सब चीजें तो रहेंगी, इसके साथ साथ आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि BeCl2 में sp प्रकार का संकरण होता है, ठीक है। जब संकरण के लिए पूछा जाएगा तो BeCl2 में किस प्रकार का होगा, sp प्रकार का संकरण होता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम sp संकरण को, आप ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें एक s कक्षक इन्वॉल्व होगा, दूसरा p कक्षक इन्वॉल्व होगा, तो वो sp प्रकार का संकरण होगा। मतलब जो हमने वेस्पर सिद्धांत में जो इस प्रकार के Ab2 प्रकार के जो अणु पढ़े थे उनमें लगभग इसी प्रकार का होगा, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि उसके केंद्रीय परमाणु में किसी प्रकार का लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सिंपल प्रकार के जो सीधे प्रकार के जो होते हैं उनमें क्या होगा, इसी प्रकार का sp प्रकार का संकरण मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो आप। देखो अब अगले प्रकार का है sp2 प्रकार का। sp2 प्रकार का मतलब हुआ जिसमें एक s होगा प्लस 2p कक्षक होंगे,
ठीक, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं BH3 का। ठीक है, BH3 का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बोरोन कितना होता है 5, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 और 3, 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, और हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं इसमें खाली कितना है, केवल एक ही है, तो कितने खाली चाहिए हमको, 3 चाहिए। ये किस क्या है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, है ना। जब इसको ऊर्जा देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो उस समय क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा, ये, ठीक है। अब कितने खाली हो गए, 3 खाली हो गए ना, 3 खाली हो गए, तो तीनों में क्या लगा देंगे हम, एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक। ये हाइड्रोजन लग गया, ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, BH3 बन गया, ठीक। कौन कौन से कक्षक हैं, एक S 2 P है, एक S हो गया, 2 P हो गया, तो sp2 प्रकार का संकरण हो गया, ठीक है। अगर ये संकरण नहीं होता तो ये क्या बनाता, फिर देखो संकरण नहीं होता तो इसका केवल ये तो भरा है, ये भी भरा है, तो क्या है, केवल एक ही खाली है, तो फिर एक ही चीज जुड़ सकती थी, तो खाली BH बनता। अब BH तो कोई अणु नहीं होता है ना, ठीक। तो BH3 के बनने में BH3 है या आपका BCl3 है, ठीक है, BF3 बन जाएगा। ये इस प्रकार के जितने भी अणु बनेंगे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ही बनेंगे, ठीक है ना। और इसकी संरचना कैसी बन जाएगी, ऐसी समबाहु त्रिभुज की जैसी बन जाएगी, ठीक है। ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, ये बन गया, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाएगी। और इसका जो बॉन्ड एंगल इसमें लिखा आता है वो है 128 डिग्री का, इसमें बॉन्ड एंगल बन जाता है। तो ऐसी त्रिकोणीय टाइप की इसकी संरचना बन जाती है, ठीक। तो ये वो होता है, इसको हम कहते हैं sp2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 संकरण हो जाएगा। तो जितने भी प्रकार के ये जो संरचनाएं बनती हैं वो इसी प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया sp2 प्रकार का संकरण। देखिए अब sp3 प्रकार का संकरण, जैसे पहले हमने एग्जांपल में बता दिया है, शुरुआत में वही है। sp3 में हम वही CH4 का ले लेते हैं फिर से, ठीक। तो कार्बन को देख लेते हैं, कार्बन 6 हो गया, 2 into 4 है ना, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये अब खाली आपको कितने दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं, लगाने कितने हैं हमने, 4 हाइड्रोजन लगाने, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई। एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये तो यही रहेगा, यहां से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम जंप करा देंगे और यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो जब CH4 बन जाएगा तो CH4 के बनने में एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, तो कितने हैं, 4 हैं, एक S हो गया, 3 P, तो sp3 प्रकार का संकरण हो जाएगा, ठीक है। sp3 प्रकार का, इसकी संरचना जैसे हमने वेस्पर सिद्धांत में पढ़ी थी, लगभग वैसी ही संरचना बनती है, चतुष्फल की संरचना। ये देख रहे हैं, एक कार्बन है, 4 ऐसे हाइड्रोजन लग जाएंगे और एंगल इसमें वही बनता है 109.5 डिग्री का, ठीक। और इस प्रकार से ये लग जाएंगे आपस में, कक्षक लग जाएंगे। इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है 111 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ आती है, ठीक। तो CH4 के ही जैसे और भी जितने आपके अणु बनेंगे उनकी भी संरचना इसी प्रकार की बनेगी, ठीक। अब इससे पहले जैसे हमने बताया कि वेस्पर सिद्धांत के आधार पर जब आपने बनाया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि इसकी संरचना इतनी बनेगी, बॉन्ड एंगल ऐसा बनेगा,
लेकिन हमने वहां पर ये नहीं कहा था कि इसमें संकरण कौन सा होगा। तो संकरण पढ़ने के बाद इसमें एक चीज और इसकी संरचना में जुड़ जाएगी कि जो AB4 टाइप के जो अणु होते हैं, जिनके केंद्र में केंद्रीय परमाणु में किसी भी प्रकार का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उसमें किस प्रकार का संकरण होगा, sp3 प्रकार का संकरण होगा। और उसकी संरचना कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक नई चीज इसमें और जुड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं ना, देखो क्या कर रहे हैं हम कि जैसे जैसे हम आगे आगे नई नई चीजों को पढ़ते जा रहे हैं, तो बॉन्ड के साथ में क्या हो रहा है, वही चीजें जुड़ती जा रही हैं, है ना। आप देखो, आप इस सब में आप ये देख रहे होंगे कि हम शुरू से हम क्या पढ़ रहे हैं, इन सब में देखो क्या है, एक कॉमन चीज आपने देखी होगी, नोट कर रहे होंगे कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, हमने जितनी भी थ्योरीज हम शुरू से पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, थ्योरी जो आ रही है वो सब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आ रही है ना। तो शुरू से भी हमने ये कहा कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड बनते हैं अणु में, यौगिकों में, वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो हमने शुरू में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ी, ठीक है, वेस्पर सिद्धांत भी पढ़ा, अब हम इस संकरण को भी पढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद एक हम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद में। तो जितने भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं, वो सिद्धांत सब किसको डिफाइन करने के लिए है, कोवेलेंट बॉन्ड को। अब आप देख रहे हैं एक ही बॉन्ड को लेकर के, अब इससे पहले आपने जितने भी अणु पढ़े होंगे, जितने भी अणु की संरचना हमने बनाई, लिविस संरचना बनाई, और भी प्रकार से हम संरचनाओं को बनाते हैं, तो उन संरचनाओं को बनाते समय, या हमने सिग्मा पाई बॉन्ड को पढ़ा, तो उन सबको बनाते समय कभी हमने ये इस तरीके से हमने नहीं सोचा कि भाई जब किसी का कक्षक भरा है ऑलरेडी, तो फिर वो बॉन्ड कैसे बना सकता है ना। जैसे हमने कहा CH4 में ही पढ़ा कि जब CH4 का दो कक्षक भरे हैं, केवल दो ही खाली हैं, तो ये CH4 कैसे जोड़ रहा होगा अपने साथ। जबकि हम शुरू से हमने जब बॉन्डिंग से पढ़ा, बॉन्डिंग से पहले परमाणु संरचना से जब हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने परमाणु संरचना से यही पढ़ा, यही सीखा कि बॉन्डिंग में केवल वही कक्षक भाग लेते हैं जो अर्धपूरित होते हैं। अर्धपूरित का मतलब होता है जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। तो उन सबको समझने के लिए फिर आज हम ये नया कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि भाई ये तो संकिरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो इन सब चीजों को समझाता है कि ये किस तरीके से होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है। और ये समान प्रकार की ये जो जितने भी हमने कक्षक बना रखे हैं, इन सबकी ऊर्जा आपस में क्या हो जाती है, समान हो जाती है ना। और हमने आपने एक प्रिंसिपल पहले हमने ये पढ़ा था, सिद्धांत जो है आपबाउ का सिद्धांत। आपबाउ का सिद्धांत हमको क्या बताता है कि जब कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, तो पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, फिर धीरे धीरे जब ऊर्जा बढ़ती रहती है, तो इलेक्ट्रॉन फिर उन कक्षकों में भरता जाता है। तो उसी क्रम में क्या है, तो इसका मतलब ये जो क्रम बना है ना, ये इस क्रम में क्या है, जैसे जैसे आप कक्षक बढ़ेंगे, तो इसका मतलब इनमें एनर्जी में डिफरेंस है ना, इसमें एनर्जी में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जितने भी कक्षक आपस में संकरित होते हैं, इनकी ऊर्जा फिर क्या हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के लगभग समान हो जाती है। फिर इनकी ऊर्जा आपस में लगभग क्या हो जाती है, एक ही प्रकार की, एक ही समान ऊर्जा के कक्षक बन जाते हैं। तब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड बना लेते हैं, और फिर अणु का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये चार प्रकार के हमने आज तीन प्रकार के पढ़ लिए, sp पढ़ लिया, sp2 पढ़ लिया, और sp3 प्रकार का पढ़ लिया। फिर इसमें हम आगे जब डी कक्षक इसमें शामिल हो जाएगा, तो कुछ डी, sp3d, sp3d2 और sp3d3, तो तीन प्रकार के जो है वो नेक्स्ट वाले में हम पढ़ लेंगे। ठीक, तो यहां तक आप इसके एग्जाम्पल्स को समझे और इसको नोट कर लें।